आज हम एक ऐसे पौधे की गहराई में उतर रहे हैं जिसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, एक ऐसा पौधा जिसका जिक्र आपको वेदों से लेकर आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों तक में मिलेगा। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा इस पे टिका है। हम बात कर रहे हैं एरंड की। जिसे हम आम भाषा में अरंडी कहते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला पौधा हजारों सालों से आयुर्वेद का इतना जरूरी हिस्सा क्यों बना हुआ है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। अच्छा। संस्कृत में एक सूत्र है, एर्यति इति एरंडः। इसका मतलब है जो रोगों को शरीर से धकेल कर बाहर निकाल दे। तो इसका नाम ही इसका सबसे बड़ा काम बताता है। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने सिर्फ अनुभव से इसके जटिल गुणों को समझा और उसे रस पंचक जैसे वैज्ञानिक ढांचे में फिट किया। तो चलिए इसकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इसका सबसे पहला जिक्र कहाँ और किस रूप में मिलता है? इसका सबसे पुराना जिक्र हमें वैदिक काल में मिलता है, लेकिन तब इसका नाम एरंड नहीं था। तो क्या था? इसे कहते थे तजाड़ भंग। तजाड़ भंग, ये तो बड़ा अनोखा नाम है। हाँ, और ये नाम इसकी एक बहुत ही खासियत की वजह से पड़ा। इसका मतलब है जो टूटने पर जोर से आवाज करे। जब इसकी सूखी जड़ को तोड़ा जाता था तो उसमें से एक तेज चटकने जैसी आवाज आती थी। अच्छा, तो ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो क्या तब भी इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर होता था? नहीं, उस समय इसका औषधीय प्रयोग उतना प्रमुख नहीं था। इस अनोखे गुण के कारण वैदिक काल में इसका इस्तेमाल मणिधारण जैसे एक तरह से ताबीज की तरह ज्यादा होता था। तो दवा के तौर पर इसका सफर कब शुरू हुआ? इसका असली सफर शुरू हुआ आयुर्वेद के संहिता काल में, यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद। यानी जब आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे। मेरा मतलब है बृहत्त्रयी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट की संहिताएं। बिल्कुल। इन्हीं तीनों ग्रंथों ने एरंड को एक प्रमुख औषधि के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इसे चंचू यानी बहुत प्रसिद्ध और यचनक यानी अत्यंत भाग्यशाली जैसे नाम दिए। लेकिन आचार्य चरक ने तो इसे शायद कुछ ज्यादा ही सम्मान दिया। हाँ, उन्होंने तो इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया। अपनी संहिता में एक बहुत कमाल की बात कही है। क्या कहा है उन्होंने? चरक संहिता में एक सूत्र आता है जो एरंड का महत्व सिर्फ एक लाइन में बता देता है। एरंडमूलम वृश्य वाता हराणाम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है वात दोष को शांत करने वाली और वृश्य यानी पौरुष शक्ति बढ़ाने वाली जितनी भी औषधियां हैं उन सब में एरंड की जड़ सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब चरक ने इसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट का दर्जा दे दिया। यह तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एरंड को भेदनीय यानी मल को तोड़कर बाहर निकालने वाला, अंगमर्द प्रशमन यानी शरीर के दर्द को शांत करने वाला और स्वेदोपग पसीना लाने वाला ऐसे कई महत्वपूर्ण ग्रुप्स में रखा। और उन्होंने साफ कहा कि एरंड का तेल सभी विरेचक तेलों में सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा है। फिर वाग्भट ने इसके पत्तों से सिंकाई करने और तेल से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस के इलाज का भी जिक्र किया। इतना सामान मिला है तो इसे पहचानना भी जरूरी है। अगर ये हमारे आसपास हो तो कैसे पहचानेंगे? और इसके जो नाम हैं गंधर्व हस्त, चित्र बीज, ये नाम इतने काव्यात्मक क्यों हैं? इनके पीछे वजह है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके पत्ते जो बिल्कुल इंसान की हथेली जैसे दिखते हैं। अच्छा। हाँ, जिनमें 5 से 11 तक उंगलियों जैसी धारियां होती हैं। इसी वजह से इसका एक नाम है पंचांगुल यानी 5 उंगलियों वाला। और गंधर्व हस्त? इसकी पत्तियों की सुंदरता को देखते हुए इसे गंधर्व हस्त यानी गंधर्व का हाथ भी कहा गया। मतलब हर नाम इसके काम या पहचान का एक सुराग देता है। एकदम। जैसे इसका एक नाम है चित्र बीज। चित्र बीज? हाँ, अगर आप इसके बीज देखेंगे तो उन पर बहुत सुंदर बहुरंगी धारियां होती हैं, जैसे किसी ने चित्रकारी की हो। इसीलिए इसे चित्र बीज कहा गया। वाह। और फल में हमेशा 3 ही बीज होते हैं, इसीलिए नाम पड़ा त्रिपुटी या त्रिबीज। और सबसे सीधा नाम वातारी यानी वात का दुश्मन। राजनिघंटु जैसे ग्रंथों में तो इसकी अलग अलग किस्मों के लिए 30 से भी ज्यादा नाम मिलते हैं। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जहां वैद्य सबसे पहले एरंड के बारे में सोचते हैं? ग्रंथों में लगभग 45 से ज्यादा रोगों में इसका जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 तरह की स्थितियों के लिए रामबाण है। कौन सी? पहली है वात व्याधि
यानी वात दोष के बढ़ने से होने वाले रोग। जैसे कि इनमें सबसे प्रमुख है गृध्रसी, जिसे सायाटिका कहते हैं, जिसमें दर्द कमर से पैर की तरफ जाता है। और दूसरा है आम वात, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होती है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। साइटिका तो मतलब नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। हाँ, आज की मेडिकल साइंस के हिसाब से ये दोनों बहुत अलग बीमारियां हैं। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक ही जड़ी बूटी इन दो बिल्कुल अलग तरह की समस्याओं पर काम कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही आयुर्वेद का नजरिया सामने आता है। कैसे? आयुर्वेद इन दोनों बीमारियों की जड़ में एक ही चीज देखता है, वात दोष का बढ़ना। साइटिका में वात की गति बिगड़ जाती है और आम वात में वात के साथ आम यानी अधपचे टॉक्सिन्स मिल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एरंड इन दोनों यानी वात और आम दोनों पर काम करता है, इसलिए यह इन दोनों ही रोगों में कारगर है। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है उदर रोग, यानी पेट से जुड़ी समस्याएं, जैसे कोष्ठबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, गैस बनना। इन सभी में एरंड की जड़ और उसका तेल दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। इसके कुछ खास योग फॉर्मुलेशंस भी होंगे? हाँ, सबसे प्रमुख तो एरंड तेल ही है, जिसे आयुर्वेद में विरेचन तेलों का राजा कहा गया है। ये सबसे सुरक्षित विरेचक है। और दूसरा एक बहुत ही अनूठा योग है एरंड मूल क्षीरपाक। क्षीरपाक मतलब दूध के साथ? हाँ, इसमें एरंड की जड़ को दूध में एक खास विधि से पकाया जाता है। ये आम वात के लिए एक क्लासिकल दवा है, क्योंकि ये वात को भी शांत करता है और शरीर को पोषण भी देता है। ठीक है, ये क्या करता है ये तो समझ आया, लेकिन कैसे करता है ये बड़ा सवाल है। इसके काम करने का विज्ञान क्या है? इसके विज्ञान को समझने के लिए हमें आयुर्वेद के रस पंचक को समझना होगा। ये किसी भी जड़ी बूटी को 5 पैमानों पर परखता है। और एरंड का रहस्य यहीं छिपा है? बिल्कुल। पहला पैमाना है रस यानी टेस्ट। इसमें 3 रस हैं, मधुर मीठा, कटु तीखा और कषाय कसेला। और दूसरा पैमाना यानी वीर्य या पोटेंसी? इसका वीर्य है उष्ण यानी गरम। एक मिनट, यही मुझे कुछ खटक रहा है। बताइए। आपने कहा इसका रस कटु यानी तीखा है और वीर्य उष्ण यानी गर्म है। आमतौर पर ऐसी चीजें तो शरीर में रूखापन बढ़ाती हैं और वात को भी बढ़ा सकती हैं। तो फिर ये वात को शांत कैसे कर रहा है जो खुद ही रूखा और ठंडा होता है? ये तो उल्टा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही एरंड का सबसे जादुई गुण है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हमें तीसरे पैमाने में मिलता है, जिसे कहते हैं विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। विपाक? हाँ, मतलब पेट में पचने के बाद शरीर पर इसका अंतिम असर क्या होता है। तीखा और गर्म होने के बावजूद एरंड का विपाक मधुर यानी मीठा होता है। क्या बात है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है, एरंड कटु उष्णश्च मधुरो वे मधुर विपाकी च। जिसका मतलब है कि एरंड का रस कटु और वीर्य उष्ण है, लेकिन ये स्वभाव से मधुर है और इसका विपाक भी मधुर होता है। ओह, तो ये गेम चेंजर है। मतलब एक्शन तीखा पर नतीजा मीठा। ये तो कमाल है। बिल्कुल, यही इसकी खूबी है। इसका तीखा रस शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, लेकिन इसका मीठा विपाक बाद में शरीर के टिश्यूज का पोषण करता है, उन्हें कमजोर नहीं होने देता। मतलब ये सफाई के साथ साथ पोषण भी करता है। हाँ, ज्यादातर विरेचक दवाएं शरीर में कमजोरी लाती है, लेकिन एरंड ऐसा नहीं करता। इसी गुण के कारण इसे रसायन भी कहा गया है। और इसके बाकी के गुण? चौथा पैमाना है गुण यानी क्वालिटीज। इसके मुख्य गुण है स्निग्ध, तैलीय, तीक्ष्ण, तेजी से फैलने वाला और सूक्ष्म, गहराई तक पहुंचने वाला। तो इसका स्निग्ध गुण वात की रुक्षता कम करता होगा? सही। और तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुण का मतलब है कि यह शरीर के सूक्ष्मतम स्रोतों माइक्रो चैनल्स तक भी पहुंच सकता है और वहां जमे हुए आम को भी साफ कर सकता है। तो इन सब गुणों का जो मिला-जुला असर होता है, क्या वही इसका कर्म है? और क्या इन सब से परे भी इसका कोई एक्स फैक्टर है? सही कहा। इन सब का मिलाजुला असर ही इसका कर्म यानी एक्शन है, जो है विरेचक और वाताहर। और वो एक्स फैक्टर? वो है 5वां और अंतिम पैमाना, प्रभाव। मतलब औषधि की अपनी एक अनोखी जादुई शक्ति। एरंड का प्रभाव है अधोगति। अधोगति यानी नीचे की ओर गति देना। हाँ, अच्छा, तो ये सिर्फ केमिकल एक्शन नहीं है,
ये शरीर की ऊर्जा के बहाव को दिशा देता है। जैसे साइटिका में दर्द की ऊर्जा गलत दिशा में, मतलब नीचे पैर की तरफ जा रही है, तो ये उसे सही रास्ता दिखाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। आपने एकदम सही समझा। ये सिर्फ आंतों को साफ नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर में भटकी हुई वात ऊर्जा को सही दिशा देकर नीचे की ओर लाता है और बाहर निकालता है। यही क्रिया इसे दूसरी औषधियों से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ बनाती है। तो कुल मिलाकर एरेंड सिर्फ पेट साफ करने की दवा नहीं है, ये एक ही समय में शरीर की सफाई यानी शोधन और पोषण यानी ब्रहण दोनों करता है। बिल्कुल, ये वात को नियंत्रित करता है, आम का पाचन करता है और शरीर को कमजोर किए बिना रोगों को जड़ से बाहर निकालता है। ये आयुर्वेद के उस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है जहां एक औषधि का मूल्यांकन उसके किसी एक केमिकल से नहीं, बल्कि उसके समग्र गुणों के संतुलन से किया जाता है। ये एक संपूर्ण व्यवस्था है, सिर्फ एक केमिकल का असर नहीं। ये सोचने वाली बात है कि आज का विज्ञान जब किसी पौधे से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालने पर जोर देता है, वहीं हजारों साल पहले आयुर्वेद ने ये कैसे समझा कि एरेंड का असली जादू उसके विरोधी गुणों के संतुलन में छिपा है। तीखा होते हुए भी पाचन के बाद मीठा प्रभाव देना, और शरीर की सफाई करते हुए भी उसे कमजोर नहीं बल्कि पोषित करना। शायद यही संपूर्ण को समझने की वो दृष्टि है जिसे आधुनिक विज्ञान को अभी खोजना बाकी है।